आप तमाम 8वीं जमात के तलबा व तालिबात का खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के इस खास पेशकश में और शुरुआती इस हिसाब में हम ये जानेंगे कि उर्दू ज़ुबान की बुनियाद कैसे हुई और उस उर्दू ज़ुबान की खासियत क्या है और आज के दौर में उर्दू ज़ुबान की क्या अपॉर्चुनिटीज़, मौका हैं, उसमें उर्दू ज़ुबान पढ़ने और सीखने के बाद क्या क्या हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ सकती हैं और हमारे लिए उर्दू ज़ुबान क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल होते हैं, आपसे भी बारहा ये सवाल पूछा जाता है कि आप बाकी सब्जेक्ट पढ़िए, उर्दू ज़ुबान में ऐसा क्या ख़ास बातें हैं। उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही बताते चलें, आप सब जानते हैं बखूबी तौर पे, पिछले दर्जात में भी आप बाज़ाब्ता तौर पे उर्दू पढ़ते रहे हैं। तो उर्दू की इब्तदा बुनियाद कैसे हुई? आप जानते हैं हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, जहाँ पे हम रहते हैं, भारत की संस्कृति में बहुत सारी ज़ुबानों का मेल है, ठीक है ना? मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, कई हज़ार तक ज़ुबानें बोली और पढ़ी समझी जाती हैं हिंदुस्तान में ना। और आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में मौजूदा सरकारी ज़ुबान क्या है? हिंदी। पूरी हिंदुस्तान की सरकारी ज़ुबान, ठीक है ना? यानी कि जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है। और हिंदी से पहले कौन सी जुबान हुआ करती थी? नहीं, हिंदी से पहले फारसी। हाँ, फारसी जो थी वो दफ्तर की जुबान थी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। फारसी से कबल ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो पूरी तरीके से फारसी जुबान थी। उसके कबल अगर हम देखते हैं, उससे पहले का जब हम इतिहास खंगालते हैं, पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तब कौन सी जुबान हमें सबसे ज़्यादा विस्तृत मालूम होती है? संस्कृत। आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि संस्कृत जो भाषा है उससे कई जुबानों का, भाषाओं का उदय हुआ है। जैसे हिंदी संस्कृत से ही निकला हुआ एक भाषा है। और जो उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान को हिंदुस्तान में ज़्यादा तक़वियत, ज़्यादा मकबूलियत, ज़्यादा फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें मिली जुली तरीके से बोली जाती थी। मैंने अभी जिक्र किया आपको कि हिंदुस्तान की जो सरकारी यानी दफातर की जो ज़ुबान थी वो हिंदी के कबल फारसी थी, और फारसी से भी पहले कौन सी ज़ुबान थी? संस्कृत। चूँकि जितने भी यहाँ पे पुराने जो साहित्य मिलेंगे आपको, पुरानी किताबें मिलेंगी, वो सब किस ज़ुबान में लिखी हुई हैं? संस्कृत में लिखी हुई हैं। बाद जो दानिश्वर थे, विद्वान थे, स्कॉलर जिसको कहा जाता है, उन्होंने उन ज़बानों, उन किताबों का अध्ययन किया, पढ़ा, मुताला किया, उसके बाद उसको फिर दूसरी ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया, ठीक है ना, उसका तर्जुमा किया, जो ज़ुबानें हमारे पास किताबें दस्तयाब है। ठीक है, अब आते हैं कुछ खास टॉपिक पे। चूंकि हमारा अभी शुरुआती दौर है तो हम जानेंगे कि उर्दू ज़ुबान क्यों ज़रूरी है। पहले तो ये समझना हमें बेहद ज़रूरी है ताकि हमारा रुझान उस तरफ जाए और हम समझ पाएँ कि उर्दू ज़ुबान पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या उससे फ़ायदे हमें होंगे, और अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी लानी है तो किन किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा। देखिए, आप सब जानते हैं जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस मुआशरे में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी पेड़ पौधे को देखा होगा आपने? पेड़ पौधा देखा है ना? अच्छे, पेड़ पौधा तो अचानक एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता है। पेड़ पौधों को पनपने में, बड़ा होने में एक लंबा वक्त लगता है ना? जिस तरीके से हमारी उम्र होती है, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाती है। कोई ऐसा आपके घर के आसपास या आप में है कि रात में सोया और अचानक बड़ा हो गया? ऐसा नहीं है ना। धीरे धीरे उम्र का पता चलता है, ठीक है, धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आप आगे आगे दहलीज पे कदम रखते जाते। उसी तरीके से आपकी जुबान भी है। लेकिन मैं मिसाल इसलिए दे रहा था कि आपको दरख्त के हवाले से, कभी आप देखिएगा एक बीज, बीज आप समझते हैं, किसी चीज पौधे को पनपने के लिए उसके शुरुआती अंसर होते हैं। बीज जब जमीन में पड़ता है तो उसमें से छोटे छोटे पत्तियां निकलती है जिसे कोपल कहा जाता है, ठीक है ना। कोपल के बाद क्या होता है? छोटी छोटी शाखें निकल जाती हैं, छोटी छोटी एकदम पतली से। अगर आप अपने हाथों से मसल दें तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। वो इस तरीके से धीरे धीरे वही छोटा सा कोपल एक छोटा सा पौधा बन जाता है, ठीक है ना। उसकी शाखें निकल आती है, वो जमीन के ऊपरी हिस्से पे पनपने लगता है, फिर उसको नमी जमीन से मिल जाती है, सूरज की रोशनी मिलने लगती है और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और एक वक्त आता है जब वही छोटा सा नन्हा सा कोपल क्या होता है? एक तनावर दरख्त या है बन जाता है। उसी तरीके से जुबान है,
चाहे वो कोई भी जुबान हो। मैं इस तरीके से जुबान भी है, जुबान भी एक दिन में कोई बड़ी नहीं होती है, धीरे धीरे परवान चढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वक्त लगता है उसको। अब आते हैं सबसे पहले आपको उर्दू जुबान की तरक्की के बारे में बात करते हैं कि ये जुबान फैली कैसे, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसको लोगों ने अपनाया कैसे और क्यों अपनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, बहुत सारी जुबानें हिंदुस्तान में बोली जाती है जिससे हमारा वास्ता नहीं होता है और बहुत मुश्किल भी है। कुछ जुबानों को सुन के हमें मालूम होता है कि ये जुबानें काश कैसे बोलते होंगे, ऐसा महसूस होता है ना। अगर हम हिंदुस्तान के उत्तरी शोर यानी कि बिहार में रहते हैं, यहाँ पे आमतौर पे भोजपुरी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। ठीक है, उर्दू बोली जाती है हमारे माशरे में, बिल्कुल मुआशरे में कह रहे हैं, समाज में उर्दू नहीं बोली जाती है, बोली जाती है। तो अब आप किसी और जुबान को, मलयालम को ले लीजिए। मलयालम अगर आपके सामने कोई नया शख्स आके बोले तो क्या आप समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा, इसलिए चूंकि उस जुबान का कभी आपका रिश्ता नहीं रहा, नाता ही नहीं रहा। तो जिस जुबान से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता रहता है, उस जुबान के बारे में आप खंगालते हैं, पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। तो उर्दू जुबान की जो बुनियाद थी दरअसल इसी हिंदुस्तान की सरजमी से पली बढ़ी है। ठीक है ना। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान की जो बहुत पहले वैदिक सभ्यता की अगर बात करते हैं, उससे भी पहले तो संस्कृत भाषा रही। ठीक है, संस्कृत से पहले भी बहुत सारी भाषाएं रही होंगी, लेकिन हिंदुस्तान में उर्दू जुबान का प्रचार प्रसार फैलाव कैसे हुआ, तो आपको बताते चलें, या पहले आपसे ही पूछ लेते कि उर्दू जुबान किन जुबानों के मिलने से बनी है। सबसे पहला सवाल, और ये किसी के सवाल का सबसे पहला पॉइंट और जवाब भी हो सकता है, बताइए। हिंदी, हाँ चलिए, अब तक जो ऑप्शन आए, फारसी, हिंदी, ब्रज भाषा और संस्कृत। ठीक है, और अरबी के कुछ अल्फाज, चूंकि हम बेशतर अरबी वगैरह जुबान के भी अल्फाज बोलते हैं। यानी ये जो उर्दू जुबान की तख्लीक, बनावट, संरचना हुई, वो देशज और विदेशज यानी हिंदुस्तान की भाषाएं और विदेशों की भाषाएं, उसको विदेशज कहा जाता है। ठीक है ना। शब्द की उत्पत्ति के 4 हिस्से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हिस्से होते हैं कि किन किन चीजों से। तो ये सभी जुबानों के मेल से उर्दू जुबान की तख्लीक हुई। और मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया भी कि जिस तरीके से कोई कोपल एक तनावर दरख्त की शक्ल में इख्तियार कर जाता है, उसी तरीके से एक जुबान होती है। सिर्फ यही नहीं कि उर्दू जुबान के हवाले से, बल्कि इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक है, पंजाबी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, या हमारे हिंदुस्तान में बोले जाने वाले या दूसरे मुल्कों में बोले जाने वाले, चाहे वो कोई भी जुबान हो, ये हर एक जुबान का एक पड़ाव होता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो जुबान मानो खत्म हो जाए। एक दाग दहलवी का बड़ा ही मशहूर शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में दर्द, सारे जहां में धूम हमारे जुबान की है। दाग दहलवी कहते हैं कि जो जुबान हम बोलते हैं, जो पूरी दुनिया में ये जानी और पहचानी जाती है, क्योंकि इसकी पूरी धूम जो है पूरी हर जगह है। उर्दू जुबान को प्रसार होने, फैलने में सबसे ज़्यादा अहमियत यानी रोल रहा है मुगलिया सल्तनत का, जिसे मुगल एम्पायर कहा जाता है, जिसमें अलग अलग बादशाह गुजरे। उन्होंने इस जुबान को बड़ा तराशा, उसमें ऐसे ऐसे दानिश्वर, ऐसे ऐसे शायर, ऐसे अदीब पैदा हुए जिन्होंने इस जुबान को अपनाया। चूंकि मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में कि यहाँ पे शुरुआती दौर में यानी मुगलिया सल्तनत का जो ही पीरियड रहा है उसके आसपास में, तो वहाँ फारसी जुबान बोली जाती थी। लेकिन आप नई जुबान जब बोलते हैं तो दूसरे को समझने में बड़ी सारी परेशानियां होती है ना। तो उसमें क्या होता था कि जो दरबारी थे या यहाँ की आम आवाम थी, उसको जबान समझने में बड़ी सारी परेशानियां थी। तो उस जमाने के जो भी दानिश्वर या हुक्मरान रहे, उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसी जुबान की तख्लीक की जाए जिसको आसानी से सब लोग समझ लें, बोल सकें, और वो कई जुबानों के मिलन से पैदा हो। सबसे खास बात कि उर्दू जुबान की बुनियाद जो पड़ी वो किन से पड़ी? कई जुबानों के मिलने से। ठीक है ना। सारे सवालों का एक ही जवाब हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि उर्दू जुबान क्यों पढ़ते हैं, ये विदेशी जुबान है या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप बताएं कि ये जुबान यहीं पली बढ़ी है। इसकी बनावट जो है, इसकी संरचना हिंदी, फारसी, अरबी,
और उसके बाद संस्कृत और यहाँ पे ब्रज भाषा और इसके अलावा दीगर जुबान जो यहाँ पे ब्रची बसी बोली जाती थी, सब जुबानों का मिश्रण है। ठीक है ना, ये मिलावट है। जैसे खिचड़ी आप सब हैं, लड़कियां भी हैं, खिचड़ी बनाती हैं तो खिचड़ी में क्या क्या डालना होता है? दाल, चावल, ठीक है ना, नमक और उसकी आवश्यकता जो होती है वो सब चीज डाल दी जाती है और एक ही बार में पक के खिचड़ी तैयार। इसी तरीके से उर्दू जुबान है, इसमें बहुत सारी जबानों का मिश्रण है। मैंने आपको बताया कि उर्दू जुबान की जो इब्तदा है उसकी शुरुआत मुगलिया सल्तनत के आसपास में रही और उस दौर में मुगलिया सल्तनत ने उर्दू जुबान को दफ्तरी जुबान यानी कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन ये लंबे वक्त तक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी जुबान नहीं मानी गई, क्योंकि ये एक दायरे तक महदूद थी। लोगों ने इसे धीरे धीरे अपनाना शुरू किया और उर्दू जुबान की चाशनी, उर्दू जुबान की जो लजीज लज्जत थी वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई। लोगों ने सोचा कि यार उर्दू जुबान इतनी अच्छी है कि अगर इसको हम पढ़ें और बोलें तो हमारे अंदर जो कम्युनिकेशन गैप था, यानी बात करने का जो सलीका होता है, ठीक है ना, जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और बेहतर राब्ता हो जाएगा, संपर्क बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी इसमें हम ये भी बताएंगे कि उर्दू जुबान की ज़रूरत अभी मौजूदा दौर में क्या क्या है, उर्दू जुबान पढ़िएगा तो क्या होगा। तो ये आप समझ लें कि उर्दू जुबान की बुनियाद कैसे पड़ी, मुगलिया सल्तनत में हुई, कई जुबानों के मिलने से इसकी बुनियाद होती है। ठीक है, और इसके आर्टिकल एक 8वीं जमात में पिछले में एक चैप्टर था जिसको उर्दू जुबान मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था। बड़ी अच्छी वो कहानी है, पूरा मजमून उस पर दिया गया है कि उर्दू जुबान की तख्लीक कैसे हुई, कौन कौन पड़ावों से गुजरी है और वो किस तरीके से उसके बाद उर्दू जुबान का जो जवाल आया वो मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर से शुरू हुआ। यानी जैसे जैसे मुसलमानों की जो क़याद क्या मतलब आप बोले कि मुगल सल्तनत के आखिरी पड़ाव पर ये उर्दू आए, तो उसके पहले वो लोग क्या बोलते थे? उसके देखिए, हाँ उसके पहले फारसी जुबान थी। उर्दू जुबान के कबल ऑफिशियली यानी कि सरकारी जुबान फारसी थी। लेकिन एक और चीज मुझे याद आया इनके आरिफ के सवाल से कि अच्छी बात है, सवाल पूछी जानी चाहिए, जो मुनासिब हो उसका जवाब दिया जाएगा। तो देखिए उर्दू जुबान, आज हम लोग एक भाषा को उर्दू कहते हैं, आपको हम बताते चले कि उर्दू का पहले नाम उर्दू नहीं था। उर्दू का पहले नाम उर्दू नहीं था। उर्दू के पहले इसे रेख्ता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रेख्ता। रेख्ता के कबल भी इसे हिंदी नाम से जाना, हिंदवी, इसे एक जमाने में शुरुआती दौर में हिंदवी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके बेशतर जो अल्फाज थे वो हिंदी से मिलते जुलते थे। क्या थे? हिंदी से मिलते जुलते थे। इसीलिए एक मुगलिया सल्तनत के एक दौर में इसे हिंदवी जुबान कहा गया है, एक जमाने में इसको रेख्ता लिखा गया और आखिरी दौर में इसे किस जबान के नाम से जाना जाएगा? उर्दू जुबान, जो हम बोलते हैं और समझते हैं और लिखते हैं, उर्दू जुबान। लेकिन उर्दू जुबान का भी तरक्की के साथ, दौर के साथ बदलाव होता रहा है। जो जबान हम अभी बोलते हैं, आपके साथ सामने प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, वो दरअसल प्योर उर्दू नहीं है। जिसे कहते हैं ना प्योरिटी के साथ, एकदम शुद्धता, वो प्योर उर्दू हम न बोल पाते हैं, नहीं हम समझ पाते हैं। ठीक है ना, हम मिली जुली जबानें बोलते हैं। हिंदी का कुछ हो गया, फारसी भी मिला दिया, थोड़ा सा मिक्सअप करके, थोड़ा सा उसमें अरबी भी डाल दिए, बीच बीच में इंग्लिश भी आ गया, है ना। स्कूल उर्दू में भी बोला जाता है, इसमें भी है। स्टेशन वही चीज है, ठीक है। साइंस वही चीज है। तो ये बहुत सारी अल्फाज है जो हम अलग अलग जबानों के मेल से पढ़ते और बोलते हैं। अब आते हैं, कुछ सवाल आपके जहन में भी होगा, मैं भी सोच रहा हूँ उसको क्लियर कर दें कि उर्दू जुबान पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा। अच्छा पहले आपकी राय जान लेते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्यों पढ़ें। बाकी ज़ुबानें भी हैं, हिंदी भी पढ़नी चाहिए, मैं किसी ज़ुबान को मना नहीं कर रहा हूँ। आप खूब पढ़िए और अलग अलग भाषाओं का ज्ञान लीजिए। हिंदी पढ़िए, उसके बाद अंग्रेजी पढ़िए, पंजाबी पढ़िए, भोजपुरी को भी पढ़िए, क्योंकि भोजपुरी भी एक हमारी क्षेत्रीय भाषा है और इसे बिहार के में बड़ी प्रसिद्ध, काफ़ी, अब तो भोजपुरी में बड़े बड़े रिसर्च भी किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि मास्टर और पीएचडी तक के कोर्स भी भोजपुरी में होने लगे हैं। ठीक है, वो भी पढ़नी चाहिए बहरहाल। लेकिन पढ़ाई का एक तरीका होता है, दस्तूर होता है हर चीज़ों का। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि उर्दू पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा। कोई बताएगा जिसको जो जहन में है।
जज्बा देता है, यानी मोटिवेशन आता है। चलिए बहुत बढ़िया। सना ने आपके दरमियान पेश किया कि उर्दू जुबान जब हम एक दूसरे से राब्ता करते हैं, बोलते हैं, तो उस दरमियान उसका जो ताल्लुक होता है वो बेहतर इंप्रेशन करता है, यानी कि उस पर असर डालता है। बोलने का जो असरात है उसमें मुरतब होता है और वो बढ़िया इंप्रेशन होता है। क्योंकि उर्दू के जब अल्फाज बोलते हैं तो उसमें हिंदी भी बोल रहे होते हैं, उसमें उर्दू के अल्फाज भी हो सकते हैं, उसमें फारसी और अरबी के भी अल्फाज होते हैं। तो इस बिना पे ज़बान को समझने में आसानी होती है और उसकी चाशनी, उसकी शीरीनी और जो तलफ़ुज़ है जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, ठीक है ना, वो आपका बेहतर होता है। क्योंकि किस तरीके से कौन से अल्फाज को आप बोलिएगा वो उर्दू ज़ुबान से बखूबी आपको ज़ाहिर होता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? अच्छा चलिए ठीक है। अब बताइए कि उर्दू ज़ुबान सीखने से फ़ायदा क्या होगा। ये तो हो गया एक ऑप्शन। और अब मान लीजिए उर्दू ज़ुबान पढ़ लिए, उसके बाद क्या करिएगा? आपको बताते चलें कि उर्दू ज़ुबान के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप कभी फिल्में देखते होंगे और फिल्में देखनी भी चाहिए। फिल्में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी से कई बार इससे जुड़े रहते हैं ना। कई बार फिल्में मोटिवेशनल भी होती हैं। अब तो हिस्टोरिकल फिल्में भी बन रही हैं, जैसे मिल्खा सिंह हो गई, और एक बॉक्सिंग की कौन तो लेडी हैं, उन पे भी फिल्में बनी हैं। MS धोनी पे भी फिल्में बन चुकी हैं ना। तो ये फिल्में जो हैं हमारे समाज का आईना होती हैं, हमें बताती हैं कि उसके स्ट्रगल, उसका जद्दोजहद, उसका कठिन परिश्रम कैसा रहा है, उसने जीवन में किस तरीके से किया है। हमारे बिहार के ही रहने वाले आनंद सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। आनंद सर जो थे वो सुपर 38 क्लासेस था, ठीक है। तो सुपर 38 क्लासेस था जिसको शुरू किया था। आनंद सर का नाम किसी ने सुना है? आप कभी फिल्म देखिएगा, ऋतिक रोशन का एक फिल्म था, सुपर 30 था। उस फिल्म में ऋतिक रोशन के माध्यम से ये बताया गया कि आनंद सर बहुत गरीबी से जूझे थे और उन्होंने गरीबी और लाचारी के बावजूद भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्होंने गरीब 30 बच्चों को सिलेक्ट किया, बिहार की बात बता रहे हैं, 30 गरीब बच्चों को सिलेक्ट किया और टीन और खुले में पढ़ाना शुरू किया। कभी कभी ऐसे हुए हालात के बगैर खाए हुए ही सो जाते थे। उसके बाद टीन का शेड डाला गया और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करते गए और वो 30 के 30 बच्चों इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ और सबसे बड़े हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं। उसमें एक फिल्म भी बनी है जिनमें मेन लीड रोल जो है वो ऋतिक रोशन ने किया है। तो इस तरीके से हमारे समाज का आईना होता है और उर्दू जुबान से ही हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क वाज़ा होता है। जुबानों के पढ़ने से आपको कई तरह की नौकरियां मिलती हैं। अब तो बाज़ाब्ता तौर पे इसमें बहालियां भी होने लगी हैं। तो ये आज के इस खास सेशन में पेशकश में उर्दू ज़ुबान के बुनियादी हिस्से को आपने समझा। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, चूँकि मुझे पहले ही बता देना चाहिए। उर्दू का लगवी माने, उर्दू के माने क्या होता है, ये चीज़ मुझे पहले क्लियर कर देना था। थोड़ी सी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट भूल गया। उर्दू का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? आप तो ये जान गए कि उर्दू ज़ुबान किस चीज़ों से मिलके बनी है, कैसे पली बढ़ी है, किसका रोल रहा है और कौन कौन सी ज़ुबानें इसमें मिली। लेकिन उर्दू का मतलब क्या होता है तो शायद आपको नहीं मालूम हो, सुन लीजिए। उर्दू का माने होता है लश्कर। उर्दू के माने लश्कर। आप कहिएगा ये कौन सी बला है? तो लश्कर के माने होता है साथ में लेके चलना। जैसे काफिला आप सुने हैं कभी? अरब में काफिले का दस्तूर यह होता था कि वहां पे चूंकि तिजारत किया करता था, व्यापार ही सबसे मुख्य चीज था, और पशुपालन, मवेशी को पाला जाता था और उसकी व्यापार की जाती थी, खरीदो फरोख्त का मामला था। तो वहां क्या था, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो एक गिरोह में जाते थे, एक गिरोह में, ग्रुप में जाया करते थे। चूंकि डाकुओं का, बाकी लोगों का हमला न हो जंगलों के रास्ते से, इसलिए वो एक साथ होके जाते थे। तो उसी जुबान में मेल जोल, और वो जब यहाँ पे हिंदुस्तान में आए, अपनी चीज़ों का प्रसार किया, फैलाव किया, तो जुबानें बोलने लगे। उन्हीं को लेते हुए यहाँ पे उर्दू जुबान को लश्करी जुबान कहा गया। लश्कर के माने साथ में लेके चलना। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल गया, चूंकि मैंने बताया उर्दू जुबान की बुनियाद कई जुबानों के मिलने से हुई, इसीलिए उर्दू को खासकर लश्करी जुबान भी कहा गया है कई जगहों पे, क्योंकि उसमें कई जुबानें मिली, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और भी न जाने कितनी जुबानों के मेल हुई। इसीलिए कहा गया कि उर्दू जो जुबान है वो सभी जुबानों के एक साथ मिला के चलने का काम करती है। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं अगले दिन से हम एक नए चैप्टर, एक नए लेसन, एक नए मश्क के साथ आपके दरमियान हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।